आज आप क्लास 8 का हिंदी ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर है भाषा बोली। भाषा में आप बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि भाषा, जिस तरह से कुछ वार्तालाप है जो दो बच्चों के बीच में हो रहा है। जैसे क्या तुम जानते हो कि कल में विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है? तो सोहन कहा हाँ। तो मोहन भी कहता है मैं उस उत्सव में भाग ले रहा हूं। फिर सोहन कहता है अच्छा तुम वहां क्या करोगे? इस तरह से प्रश्नों और उत्तर का सिलसिला चालू हो जाता है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि मोहन और सोहन एक दूसरे के विचारों को बोलकर तथा सुनकर समझ सके। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था। तो समाज में रहते हुए ही उसमें अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और उनके भाव विचार जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। कभी कभी वह कुछ ध्वनि संकेतों का उच्चारण करता है। ये ध्वनि संकेत ही भाषा की उत्पत्ति के मूल में कार्य करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा की रचना जो है वो मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियों से होती है। तो अब इसका हम एक सही परिभाषा देंगे कि भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। समझ में आ गया? अब देखिए भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा है कि जिस तरह से मौखिक भाषा की बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, ये मौखिक भाषा हो गया। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो लिख करके आपको बताया जाता है, वो लिखित भाषा है। ठीक? तो लिखित भाषा का परिभाषा क्या देंगे? जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। ठीक? लिखित भाषा के रूप का महत्व आप जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास एवं दूर दूर तक फैले हुए इसके रूप से परस्पर विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता ने ही लिखित भाषा को जन्म दिया। क्योंकि भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़े। इसलिए लिखित भाषा ही भाषा का अस्थायी रूप है जिसे हम अपने भावों और विचारों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आ गया? मौखिक। और देखिए हम यदि कुछ डिफरेंस यदि कोई कहेगा लिखने के लिए कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, तो आपका हम सिर्फ एक आंसर ये अंतर देते हैं कि भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है, यही भाषा का मूल रूप है, लेकिन लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। इसी तरह से 3 पॉइंट है जो आप खुद से पढ़ लेंगे। उसी तरह से बोली है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक बोलियां प्रचलित है, जिसमें हरियाणवी, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि। तो इसका हम सही परिभाषा ये दे सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली मौखिक भाषा का स्थानीय रूप ये बोली कहलाता है। उपभाषा और भाषा क्या है? देखिए बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन जब एक साहित्यकार उपभाषा में समर्थ रचना को प्रस्तुत करता है, जब वह एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तो उपभाषा भाषा बन जाती है। जैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का दर्जा दिया। समझ में आ गया? उसी तरीके से ये दिया हुआ है उपभाषा में, जैसे पूर्वी हिंदी है तो उसका बोली क्या होगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिपि है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए। इन्हीं लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह कहा जाता है। लिपि चिन्हों की पूरी व्यवस्था क्या है? लिपि है। तो इसका हम डिफिनेशन देंगे कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह जो है वो लिपि कहलाता है। समझ में आ गया? उसी तरीके से अब देखिए कुछ लिपि के बारे में। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या हो गया? देवनागरी। अंग्रेजी का क्या हो गया? रोमन। और पंजाबी का क्या हो गया? गुरुमुखी। उसी तरह से उर्दू का क्या हो गया? फारसी। तो समझ में आ गया होगा। अब व्याकरण है कि जैसे किसी ने कहा कि बालक पुस्तक पढ़ती है,
आप अच्छी तरह जानते हैं यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध रूप इसका क्या होगा? बालक पुस्तक पढ़ता है। तो शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। इसलिए व्याकरण के कितने अंग हो गए? तो यहां दिया हुआ है 4: ध्वनि विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो देखिए, ध्वनि विचार हो गया, इसमें ध्वनियों के भेद, उच्चारण, लेखन और उनके संयोजन पर विचार किया जाता है। लेकिन शब्द विचार, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर और रचना पर विचार किया जाता है। पद विचार, इसमें केवल पदभेद, पदबंध पर विचार किया जाएगा। वाक्य विचार, इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण और विराम चिन्ह पर विचार किया जाता है। तो समझ में आ गया? उसी तरीके से अब देखिए, शब्द, पद और वाक्य में अंतर। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे आम, समझ में आ गया? पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसे पद कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करें तो वह पद कहलाएगा। जैसे बोलते हैं भूखे बालक को भोजन दो, समझ में आ गया? वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में समर्थ है, वो वाक्य कहलाएगा। जैसे हम बोलेंगे रवि विद्यालय जाता है, ठीक। हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है प्रायः उसी रूप में लिखी भी जाती है। अपनी इस सरल प्रकृति के कारण इसका क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आज यह न केवल समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जाती है। तो आज विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। तो हिंदी के महत्व को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया, ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। हिंदी के विविध रूप, जैसे राजभाषा है, किसी भी देश के राजकाज की भाषा जो है वो राजभाषा कहलाएगा। उसी तरीके से जैसे अब राष्ट्रभाषा है कि ऐसी भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा थोड़ा सा अंतर है, ऐसी भाषा जिसे देश राष्ट्र के अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं तो वह राष्ट्रभाषा कहलाएगा। जैसे हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। और कार्यालयी हिंदी या संपर्क भाषा, तो आप तो ये जानते होंगे कि संपूर्ण भारत के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्रों, कार्यालयों, पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के बढ़ते प्रयोग ने इसकी लोकप्रियता में वृद्धि की है। यही कारण है कि अहिंदी भाषी प्रयोग प्रदेशों में भी हिंदी पत्र ही भेजे जाते हैं और सरलता के लिए उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाता है। पर कार्यालयी हिंदी बोलचाल की भाषा से अलग होती है, उसके लिए तकनीकी शब्दों को जानना अनिवार्य है। कहने का मतलब, जहां हिंदी है हिंदी दे दिया, और जहां हिंदी से काम नहीं चला तो हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए उसे भेज दिया। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर में, इस चैप्टर में हमने जितने भी अभी पॉइंट को डील किया है, इस पॉइंट को आप भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें आप गृहकार्य के रूप में लिखेंगे, गृहकार्य के रूप में लिखेंगे परिभाषा, उदाहरण सहित याद करें। और ये तो पहला है। दूसरा हो गया पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, 2। बनाएं। ये इतने काम को आपको करना है। आज का यही गृह कार्य है। आपको कहीं भी कोई परेशानी होगा हिंदी ग्रामर में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फिर हम उस समस्या का समाधान अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।